हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। सभी बच्चों का स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज के इस बैंकिंग वर्टिकल पे। मेरा नाम है शांतनु और आज मैं आपके सामने बहुत 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 इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं आप बहुत कंसर्न हैं अपनी जॉब को लेकर। और अभी जो आरआरबी का एग्जाम हम देने वाले हैं, आरआरबी यानी ग्रामीण बैंक का जो एग्जाम हम देने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है। अगर हम बात करें आज से तो लगभग ये 95 दिन 96 दिन का टाइम बचा हुआ है एग्जाम तक का। और एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। और एसबीआई क्लर्क के भरोसे हम ये नहीं बैठ सकते कि हम आने वाले एग्जाम को छोड़ दें, स्किप कर दें। तो ये एग्जाम बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अक्सर ये एग्जाम इंपॉर्टेंट हो भी जाता है अगर आप उत्तर भारत से बिलोंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम हिंदी को लेकर बहुत ज़्यादा श्योर होते हैं। तो यहाँ पे हिंदी हमारा एक सब्जेक्ट यहाँ पे जुड़ जाता है मेंस में, तो बहुत हेल्प करेगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या होने वाली है आपकी 95 दिन, यानी जो भी हमारे पास दिन बचे हुए हैं उसमें आपकी फाइनल स्ट्रेटेजी। मैं कह सकता हूं कि अगर आपने ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली है तो शायद आप मिठाई लेके बैठिएगा, मैं ज़रूर आपकी मिठाई खाने आऊँगा और आप खुद हमें मिठाई खिलाएंगे। लेकिन अगर आपने थोड़ा भी अगर अपनी इनकंसिस्टेंट अपने आप को रखा, आपने चीज़ों को अच्छे से नहीं किया, प्रॉपर फॉलो नहीं किया, तो फिर शायद आप फिर से फेलियर का मुख देख सकते हैं। देखो, फेलियर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती। हर इंसान, हर कैंडिडेट, हर ऑफिसर के लाइफ में एक बार आती है। हम भी एक ज़माने में स्टूडेंट थे, हमने भी फेलियर देखी है, लेकिन फेलियर से सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और इस बार अगर आपको लगता है कि आपको जॉब चाहिए तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करिए। और ये स्ट्रैटेजी एक्चुअली में मैं आपके लिए लेके आया हूं जो आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगी। तो वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा अगर आपको कोई डाउट हो, कोई दुविधा हो, कोई परेशानी हो। अगर मैं थोड़ा सा एग्जाम के बारे में बात करूं दोस्तों, तो देखो आरआरबी, मैं यहाँ पे सिर्फ आरआरबी या दिमाग में एक ही चीज़ लेके नहीं चलूंगा कि ग्रामीण बैंक है तो उस पर ही फोकस करना है, या प्री को फोकस करना है, या मेंस को फोकस करना है। ये सारी बातें मैं रेगुलर आपसे क्लासेस में करता हूँ, ठीक है। मेरे सामने आरआरबी पीओ क्लर्क का एग्जाम है जो कि मुझे, आपको मान के चलिए कि जुलाई अगस्त में देना है। अब ये मत सोच के रखना है कि सर मैं सिर्फ क्लर्क के लिए फॉर्म भरूंगा या सिर्फ मैं पीओ के लिए फॉर्म भरूंगा। नहीं, आपको फॉर्म दोनों भरने हैं। क्राइटेरिया सेम है, एलिजिबिलिटी सेम है, सब कुछ सेम है। एग्जाम का लेवल भी ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होगा। सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट वही रहते हैं। तो आपको फॉर्म दोनों भरना है। और आप सिर्फ आरआरबी को ही लेके मत चलना, क्योंकि आपके पता होगा कि इसके जस्ट बाद एक और एग्जाम आपको मिलने वाला है, आईबीपीएस, ठीक है। तो अब जो आप प्रिपरेशन करेंगे उसका सीधा सीधा असर आपके आईबीपीएस, पीओ और क्लर्क पे भी पड़ने वाला है, ठीक है। तो आप तैयारी करेंगे आरआरबी पीओ क्लर्क की और इनडायरेक्टली आप इसकी भी तैयारी कर लेंगे। तो आपके दिमाग में याद रखना है 4 एग्जाम होने चाहिए और इन चारों में से कोई एक नौकरी लगनी चाहिए। मेरा ऐसा उम्मीद और विश्वास है कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मतलब कंसर्न है आपके अंदर अपनी नौकरी को लेके, तो आप इस एग्जाम को थोड़ा सा ज्यादा सीरियसली लेना। सीरियसली इसलिए भी क्योंकि कंपेयर्स टू बाकी एग्जाम, कंपेयर्स टू आईबीपीएस, ये थोड़ा सा आसान होता है। देखो, बैंकिंग एग्जाम तो आसान नहीं होते हैं, लेकिन हाँ ये कह सकता हूँ कि कंपेयर्स टू इन एग्जाम्स के ये थोड़ा आसान होगा। अब अगर थोड़ी सी स्ट्रैटेजी पे हम बात करें तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी से पहले मैंने आपको पहले भी बता रखा है और अभी मैं फिर से बताऊंगा, इस साल की कितनी वैकेंसी आएंगी इस बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। कितनी वैकेंसी होंगी, क्या होंगी, नहीं पता। एक अनुमान लगाया जा रहा कि 10,000 के आसपास वैकेंसी आ सकती हैं अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करें पिछले कुछ साल से। तो खैर वो हमारा मुद्दा नहीं है, वैकेंसी कितनी आती है कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जो काम करना है वो ये करना है कि हमारा एक सीट कैसे हम कवर कर पाए, उस एक सीट के लिए बाकियों से हम क्या एक्स्ट्रा करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आरआरबी पीओ क्लर्क की, तो मैंने आपको ये चीज़ बताई भी है। और अगर आपने वो क्लास में या वो चीज़ें नहीं सुनी है, नहीं समझी, तो सबसे पहले ध्यान रखना, अगर आप पीओ के लिए जा रहे हैं और आपको क्लर्क भी देना ही देना है ना, तो सबसे पहली चीज़ तो होती है कि किसी भी एग्जाम के आपको नौकरी लगने की शुरुआत प्रीलिम्स क्लियर करके होती है ना। तो पहला फोकस जो होता है हमारा जनरली क्या होता है दोस्तों, वो प्रीलिम्स का होता है कि भाई हमको प्रीलिम्स क्लियर करना है। और प्रीलिम्स क्लियर करके ही आप मेंस में जाएंगे, नहीं तो मेंस का कोई रोल हो नहीं पाएगा, है ना। तो प्रीलिम्स का बड़ा ज़बरदस्त रोल है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा यूपीएससी का रिजल्ट आया है और यूपीएससी रिजल्ट्स में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे, जैसे ऑल इंडिया रैंक 1 जिनकी है, उनका एक स्टेटमेंट बड़ा अच्छा मुझे लगा था कि सर, एक स्टेटमेंट उनका मैंने देखा था, उसमें बोला गया था कि उनको शायद चौथा या पांचवा अटेम्प्ट था जिसमें उन्होंने क्लियर किया, रैंक 1 आई उनकी। और उसमें उनका एक ऐसा भी अटेम्प्ट आया था जिसमें उनका प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ। एक ऐसा अटेम्प्ट आया था जिसमें उनका सीसैट ही क्लियर नहीं हुआ था। कारण क्या? क्योंकि उन्होंने मेंस को बहुत फोकस किया था और शायद ये प्रीलिम्स को और सीसैट को उतना ध्यान नहीं दिया, उतना सीरियस नहीं लिया, जिसका रिजल्ट ये निकल के आया कि बनता बनाया पेपर बिगड़ गया। भाई मेंस की तैयारी करके तो जा रहे हो, लेकिन प्रीलिम्स क्लियर भी तो करना है, तो प्रीलिम्स को हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि सारी फाइट जो होगी, सारी भीड़ जो होगी वो आपको यही मिलेगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, पहला फोकस अभी प्रीलिम्स पे रखेंगे। पहला काम पीओ और क्लर्क का, आप सबको सब लोग जाके देख लीजिए कि प्रीवियस ईयर का आपका
प्रीवियस ईयर का कट ऑफ कितना गया था। आप लोग इसको ज़रूर नोट कीजिएगा, कहीं से जाके आप देखिएगा, क्योंकि जो कट ऑफ होता है बेटा वो बहुत ज़रूरी होता है आपको पता होना, ठीक है। प्रीवियस ईयर का कट ऑफ इसलिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि प्रीवियस ईयर कट ऑफ में आपको एक बात क्लियर हो जाती है कि भाई हमको इस नंबर तक पढ़ना है। मैं एक एग्जाम्पल मान के चल रहा हूं, देखो प्रीलिम्स का पेपर जो होगा आपका वो 80 क्वेश्चन का होगा, है ना। क्लर्क का क्वेश्चन भी 80 क्वेश्चन का होगा। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट जो होंगे वो कहाँ कहाँ पीछे हो जाएंगे। देखो आपकी फाइट जो होगी जिन बच्चों से होगी, उन बच्चों में वो भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनकी स्पीड अच्छी है, रेगुलर मॉक दे रहे हैं, नंबर अच्छे आ रहे हैं, उनसे भी मुकाबला करना है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ था उस कट ऑफ के रिस्पेक्ट में बात करना है। देखो अब आपका पीओ की बात करूंगा तो इन जनरल ऑन एन एवरेज जो आप ये मान के चलिए कि अगर आप 65 प्लस स्कोर कर रहे हैं किसी भी कैटेगरी से, अगर मैं जनरल को लेके चलता हूँ 65 प्लस आप स्कोर कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलना कि आप ठीक जा रहे हैं, क्योंकि जितना आप करते हैं उससे 5 नंबर 6 नंबर 10 नंबर आप एग्जाम में ज़्यादा करते हैं, क्योंकि मॉक का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्लर्क में देखो पेपर बहुत ईजी आता है, तो क्लर्क में कोशिश करिएगा कि 70 प्लस आपको मॉक में स्कोर करना है। क्लर्क का पेपर इतना आसान होता है साथियों कि आपको 80 के 80 क्वेश्चन भी आसानी से बनते दिखाई देंगे। यहाँ पे लड़ाई सिर्फ रीजनिंग और मैथ्स की है, और रीजनिंग और मैथ्स में मैं थोड़ा सा बता दूं, चूंकि मैं रीजनिंग का एक टीचर भी हूं, तो रीजनिंग को थोड़ा सा आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट देनी होगी। क्वांट का जो पोर्शन होता है बेटा, क्वांट तो खैर आपको पढ़ना ही पढ़ना, लेकिन रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसमें आप कोशिश करिएगा कि पूरे के पूरे 40 क्वेश्चन आपसे बन जाए। टारगेट 40 क्वेश्चन का रखोगे। मैथ्स में भी आपको 40 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पहली प्रियोरिटी रीजनिंग को देके आप ये पूरे के पूरे 40 क्वेश्चन कवर करने, और यहाँ पे आप कोशिश करिएगा कि 30 प्लस में आप यहाँ पे जाएं, चाहे वो क्लर्क हो चाहे वो पी हो। ये पहली प्रियोरिटी आप रखिए आपकी स्ट्रेटेजी की कि मुझे मॉक टेस्ट के थ्रू कैसे भी करके ये चीज करनी है। अब हमारे पास बचे हुए हैं मान के चलो 3 महीने 3.5 महीने एग्जाम्पल के तौर पे। अब रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक आएंगे वो मैं बताऊंगा आपको यहाँ पे, लेकिन उसके पहले ये याद रखिएगा कि 40 क्वेश्चन का ही टारगेट यहाँ पर है। उन 40 क्वेश्चन में कौन कौन से टॉपिक आपको ज्यादा फोकस करने हैं वो भी हम बात करेंगे। क्वांट को आपको 30 प्लस में जाना है, यहाँ पे मैं वो भी बताऊंगा किन किन टॉपिक पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे जरूरी चीज है आपको कट ऑफ ध्यान रखना है, पीओ का और क्लर्क का प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या होगा, आप ये दोनों चीजें देख लीजिएगा, उसके बाद अपनी प्रिपरेशन शुरू करना। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे एक और चीज, अगर आप बिगिनर हैं बेटा, आपने इसके पहले प्रिपरेशन नहीं करी है और आप बिल्कुल नए हैं, तो पहला काम है कि आपको कोशिश करना है कि 1 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर यानी कि आज की तारीख से 1 महीने के अंदर अंदर आपको अपना प्रीलिम्स का सिलेबस फिनिश करना है, इंक्लूडिंग मेंस। मतलब मेंस में तो चीजें बढ़ जाएंगी, ठीक है, तो आपको सिलेबस अपना फिनिश करना है। सबसे पहले सिलेबस फिनिश कीजिए जितना जल्दी हो सके। आप चाहे जिसके थ्रू करें, आप कोर्स परचेस करके करें, आप वाईटी से देख के करें, आप बुक से करते हैं, जैसे लगे करिए, कोर्स फिनिश कीजिए अपना। सिलेबस फिनिश करने के बाद आपको पहुंचना है कहाँ पे, मॉक टेस्ट पे। ये सबसे बड़ी कड़ी है जिसपे हमको ध्यान रखना है। मॉक टेस्ट को लोग छोड़ देते हैं, अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट एक ऐसी कड़ी होती है बेटा, बिना उसके एग्जाम नहीं निकल सकता। ठीक है, अभी देखो मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, आगे मेंस पे भी जाएंगे। मेंस की स्ट्रेटेजी ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रीलिम्स पे ही फोकस करना, मेंस पे भी काम करेंगे। कैसे अपने टाइम टेबल को सेट करेंगे, किस तरीके से एक वीक में कैसे कैसे प्लान करेंगे, वो सब बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। बिगिनर है, सिलेबस फिनिश कीजिए, उसके बाद मॉक टेस्ट पे लग जाइए, और क्लासेस जो भी आप देखते हैं उसको जरूर देखा कीजिए, क्योंकि उससे आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर होता है, ठीक है। स्पेशली अगर मैं मेरी क्लास की बात करूं रीजनिंग की, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप सिर्फ मेरी क्लास अगर देख लेते हैं तो आपको रीजनिंग अलग से कहीं प्रैक्टिस नहीं करनी है ना, तो आप उसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। जो बच्चे नए, मैं बता दूं मेरी क्लास रेगुलर इसी चैनल पे आपको यूट्यूब पर शाम को 4 बजे मिलती है, 4 PM पे, है ना। शाम को 4 बजे मैं आपको रेगुलर मिलूंगा, मंडे टू फ्राइडे। तो आप ये क्लास देख लेंगे तो आपका वैसे भी काम रीजनिंग का हो जाएगा। 40 के 40 क्वेश्चन बन जाएंगे। क्वांट में 30 प्लस में अगर आपने कर लिया तो आप बेफिक्र होकर प्रीलिम्स क्लियर है। अब देखो कट ऑफ का हिसाब किताब मैंने बता दिया कि 65 प्लस आपको मॉक में लाना है प्रीलिम्स में, पीओ में, और क्लर्क में आपको 70 प्लस लेके आना। अब उसके लिए आप तैयारी कीजिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप इसमें से 10-10 नंबर कम कर दीजिए। आप इसमें से 10 नंबर कम कर दीजिए, मतलब अगर आप पीओ के लिए जा रहे हैं तो आप 50 से 55 के बीच में रखिए खुद को, और क्लर्क के लिए जा रहे हैं तो 60 क्वेश्चन तक आपको बनाना है, और आप बना लेंगे। इसमें कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, क्योंकि पेपर का लेवल जो है वो स्टैंडर्ड जो है वो बहुत बेसिक आता है। समझ में आई बात। थोड़ा सा मैं सिलेबस बताऊंगा और उसके बाद टाइम टेबल को, शेड्यूल को कैसे करना है आपको, वो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर प्रीलिम्स की बात करेंगे तो यहाँ पर मैं थोड़ा सिलेबस, अगर रीजनिंग की बात करूंगा, देखो रीजनिंग का पोर्शन है जिसको आपको सबसे ज्यादा प्रियोरिटी देना है इन बचे हुए दिनों में।
तो सबसे पहली प्रायोरिटी पे आप सभी को, अगर आपने पेपर दिया होगा तो पता होगा कि पजल्स एक ऐसा टॉपिक है जिसको हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, पजल में कोशिश कीजिएगा कि जितने भी बच्चे आप देख रहे हैं, आप थोड़ा सा फ्लोर वाले क्वेश्चन हो गया, ठीक है, फ्लोर के साथ फ्लोर और फ्लैट वाली जो पजल आती है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि इनके क्वेश्चन फिक्स हैं कि आते ही आते हैं। इसके अलावा आपकी सिंगल रो, इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, सिंगल रो। इसके अलावा अनसर्टेन रो, एक लाइन पे कितने लोग बैठे हुए हैं ये आपको यहां पे देखना होगा, अनसर्टेन रो। इसके अलावा पैरेलल रो, ठीक है, पैरेलल रो की 2 लाइन हैं जिसमें 5 लोग एक में बैठे हैं, 5 एक में बैठे हैं। इस पे आधारित आपको सेटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करनी है रो में। अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि सर्कल और स्क्वायर, सर्कल और स्क्वायर वाली जो पजल आती है उनको भी आपको बना के चलना है। ठीक है, ये 3 हो गया। चौथा अगर हम बात करें तो डे मंथ वाली जो पजल आजकल देखी जाती है उसको भी आपको पढ़ के चलना है। ठीक है, डे और मंथ वाली जो पजल है उसको भी आप जरूर लेके चलिएगा। तो ये 5 जो आपका पैटर्न मैंने बता दिया, 4 पैटर्न जो मैंने बता दिया, इसके अंदर अलग अलग वैरायटी की पजल है। अभी फिलहाल के लिए इनको थोड़ा सा प्रेफरेंस दीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है आपके प्रीलिम्स में 40 क्वेश्चन की रीजनिंग आएगी। इस 40 क्वेश्चन में 15 से 20 नंबर आपको अकेला इस टॉपिक से मिलेगा। और कहते हैं कि अगर पजल के सारे क्वेश्चन बन गए तो रीजनिंग में स्कोर करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसके बाद दूसरा टॉपिक जो हमको ध्यान रखना है वो है हमारा सिलोगिज्म, सिलोगिज्म और इनइक्वालिटी। ये 2 टॉपिक मैं एक साथ लिख रहा हूं क्योंकि इन दोनों से 5 नंबर आपको मिलते हैं। कभी कभी हो सकता है कि आपके एग्जाम में एक आए सिलोगिज्म आए, इनइक्वालिटी ना आए, इनइक्वालिटी आए सिलोगिज्म ना आए, हो सकता है दोनों आ जाए। तो ये टॉपिक 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पे पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। इनइक्वालिटी सिंपल लेवल की होती है बेटा, साधारण क्वेश्चन होते हैं इसके। आपने अगर टॉपिक नहीं पढ़ा तो आप मुझसे जरूर पढ़िएगा, मेरी यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है। सिलोगिज्म की भी मेरी वीडियो यूट्यूब पे आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी, आप जाके देखना। ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर ओनली वाला केस और ओनली अ फ्यू वाला केस, ये 2 केस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और साथ में ईदर और का केस। ठीक है, ईदर और एक सम नॉट वाला केस जो होता है, थोड़ा सा उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, ये 2 टॉपिक्स की, टॉपिक और भी हैं। अगर मैं तीसरे टॉपिक की बात करूंगा, यहाँ पे देखो ये 2 टॉपिक लिखे थे मैंने, तो एक टॉपिक और ये 2-3 टॉपिक हो गया। तीसरा टॉपिक आपको ध्यान रखना है, जो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं वो ब्लड रिलेशन के होते हैं। ठीक है, ब्लड रिलेशन हो गया। चौथा हो गया अल्फाबेट टेस्ट, अल्फाबेटिकल मिसलेनियस सीरीज हो गया, अल्फाबेटिकल मिसलेनियस सीरीज। ठीक है, अल्फाबेटिकल सीरीज में लिख दे रहा हूं इसको। तो ये याद रखना, 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन यहाँ पे और लगभग 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे, ये फिक्स होते हैं, आते ही आते हैं। इनमें आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। और पिछले साल का जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी इसके, ठीक है, कि कैसे क्वेश्चन आए थे। ये हो गया। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, रैंकिंग के क्वेश्चंस कभी कभार आते हैं, कभी कभार नहीं आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में चाइनीज कोडिंग होती है। ठीक है, चाइनीज कोडिंग जो होती है वो थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। इतना सिलेबस जो है आपका सिलेक्शन करा सकता है प्रीलिम्स में रीजनिंग के। देखो टॉपिक भी और भी हैं, जैसे डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, वो है इंपॉर्टेंट, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सारे, उसको भी आप पढ़ लेना, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा देख लेना। चलो उसको मैं लिख दे रहा हूँ कि डायरेक्शन और रैंकिंग, ये टॉपिक जो है, ठीक है, ये टॉपिक, बस इतना आप अगर कर लेते हैं तो आपका 40 के 40 क्वेश्चन बन जाएंगे। अभी मैं 4 बजे शाम को टॉपिक वाइज सारे कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, तो आप उसको जरूर देखा कीजिए। ये अपना लिस्ट बना लीजिए भाई, ये चीज हमको प्रायोरिटी पे करनी है, ध्यान रखना। इसके अलावा अगर थोड़ा सा क्वांट की बात करता हूं मैं, है ना, तो क्वांट में अगर आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात होगी जो आपको समझनी है। क्वांट में देखो सबसे जरूरी चीज होती है, अगर हम क्लर्क लेवल की बात करते हैं तो सिंप्लीफिकेशन की रेगुलर प्रैक्टिस करिए, और इसमें स्पीड आप बहुत अच्छा यहाँ पे स्पीड अपनी मेंटेन करके चलिए। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन हो गया, अप्रॉक्सीमेशन हो गया, है ना, अप्रॉक्सीमेशन, ये वाले क्वेश्चन हो गए, ये बहुत ज़रूरी है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। दूसरा जो है बेटा सीरीज, जो नंबर सीरीज आती हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नंबर सीरीज से क्वेश्चन फिक्स हैं, आते ही आते हैं। ठीक है, मिसिंग नंबर सीरीज जो कहते हैं जिसको हम लोग। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब हिंदी में कहते हैं द्विघातीय समीकरण, इसके भी क्वेश्चन देखे जाते हैं, तो आप इनको भी देख लीजिएगा। बाकी आपको मैथ्स वाले सर एक बार और अच्छे से बताएंगे, उनसे डिस्कस कर लीजिएगा। इसके अलावा डेटा इंटरप्रिटेशन जो आपका होता है, डीआई वाला पोर्शन। अब डीआई में भी कई सारी वैरायटीज है, पाई चार्ट है ना, बहुत सारी वैरायटीज है, तो आप उसको ज़्यादा अच्छे से समझते होंगे, मैथ्स वाले टीचर से आप एक बार डिस्कस कीजिएगा तो आपको वो बता देंगे। तो डीआई वाला पोर्शन आपको करना, और उसके बाद 5वां होता है आपका पूरा अर्थमेटिक रीजनिंग।
रीजनिंग कह रहा हूँ, अर्थमेटिक पोर्शन जिसके अंदर आपका SI CI हो गया है ना, ये वाले टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ के जाना, बड़े कॉमन टॉपिक हैं ये। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ये आते ही आते हैं एग्जाम में, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया है ना। इसके अलावा बोट हो गया, बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस देखे जाते हैं बेटा। इसके अलावा आपका परसेंटेज के क्वेश्चंस देखे जाते हैं क्लर्क में, इसमें परसेंटेज भी काफ़ी देखा जाता है बेटा क्वेश्चन के, है ना। SI प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज के क्वेश्चंस काफ़ी देखे जाते हैं, ठीक है। एवरेज के क्वेश्चन के अलावा आपका, ठीक है, तो ये सारे पोर्शन जो और भी का टॉपिक आप देख लो यहाँ पे, एवरेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप हो गया कह सकता हूँ मैं, एजेस वाले क्वेश्चन हो गए, एजेस एंड पार्टनरशिप वाले जो क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, पार्टनरशिप। तो ये कहानी जो है आपको क्वांट में बनती है। क्वांट का भी बहुत लिमिटेड सिलेबस है। अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं, आप उसको जब सॉल्व करेंगे, मॉक टेस्ट ना, तो वहां पे आप और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। खैर, मेरा मुद्दा आपको सिलेबस बताने का नहीं था, खैर फिर भी आपने जान लिया तो अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात होती है टाइम मैनेजमेंट। आपको ये 3 महीने कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। सिलेबस बताने के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ होती है यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट। कई बच्चे क्या होते हैं ना कि टाइम मैनेजमेंट को ही डिसाइड नहीं कर पाते कि किस तरीके से हम अपने आप को, अपने टाइम को क्या करें, मैनेज कर पाएं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी होता है किसी भी प्रिपरेशन में, ठीक है। अब टाइम मैनेजमेंट पे हम ध्यान रखिएगा, हमेशा याद रखना कि डे बाय डे आपका टारगेट बनना चाहिए। डे टू डे आपका हर दिन एक टारगेट बनना चाहिए। आज सुबह उठे, बेड से उतरने के बाद आप अपना टारगेट बना लीजिए। ध्यान से सुनना, अब इस टारगेट में कुछ टारगेट मैं आपको दे रहा हूं, कुछ टारगेट आप इसमें अपना ऐड ऑन कर लीजिएगा। पहला टारगेट, उठने के साथ से ही सबसे पहले आपको उस दिन की करंट अफेयर्स पढ़ना है। करंट अफेयर्स, ठीक है, उस दिन का करंट अफेयर्स, चाहे आप वीडियो के थ्रू देखते हैं, आप कोई न्यूज़पेपर के थ्रू पढ़ते हैं, कोई आप मैगजीन पढ़ते हैं, जो भी चीज़ आप फॉलो करते हैं, उस दिन का न्यूज़पेपर पढ़ना है, मतलब करंट अफेयर्स कलेक्ट करना है उस दिन का। और मैं चाहूंगा कि उस दिन के करंट अफेयर्स में से जो हाईलाइटेड पॉइंट है उसको आप कॉपी में नोट करिए और उसको हाईलाइट करिए, इवन ऊपर डेट डाल दीजिए और वो वाला डेटा हाईलाइट करके लिख लीजिए। समझ में आई बात? ये मैंडेटरी है। आप साथ ही साथ मेंस के पोर्शन को स्किप नहीं कर सकते। करंट अफेयर्स 6 महीने का एग्जाम में आता है कम से कम, और जब आपका प्रीलिम्स से आप मेंस में जाते हो तो आपके पास टाइम बहुत कम बचता है। तो आप ये दिमाग में मत रखो कि मेरा प्रीलिम्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा, आप मेंस की शुरुआत अभी से शुरू कर दो, ठीक है। तो भाई करंट अफेयर से आप दिन की शुरुआत करते हैं, उसके बाद जो भी आप रूटीन करते हैं करिए, उसके बाद कोशिश करिए सुबह बैठ के, दूसरा स्टेप आपको दे रहा हूं, यहां पे ध्यान रखना, बल्कि मैं तो कहूंगा सुबह उठने के बाद आप टारगेट में अपना पूरे दिन का टारगेट लिख लीजिए। जिस टारगेट में एक मैं लिख दे रहा हूँ करंट अफेयर्स आप सुबह करना है। करंट अफेयर्स के बाद ध्यान रखना, जब आप फ्रेश होकर बढ़िया ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं, आपको लगता है कि कोई क्लास अटेंड करनी है या जो भी आपका शेड्यूल है उसके हिसाब से अपने आप को अरेंज कीजिए। मेरा सजेशन है कि 2 घंटे उसके बाद आपको पढ़ना है, 2 घंटे आपको स्टडी करना है। उस 2 घंटे के अंदर आप कोई वीडियो देखते हैं, आप कोई क्लास अटेंड करते हैं, 2 घंटे आपको पढ़ाई करनी, कुछ भी जो भी आप सिलेबस करते हैं, या आपको लग रहा है कि 2 घंटे आपको वहाँ पे जो आपका रिटन सब्जेक्ट है, जैसे क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, इनको थोड़ा सा टाइम देना है। अगर आप RRB में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे इंग्लिश नहीं है, लेकिन अगर आप इंग्लिश में पेपर देने वाले हैं तो इंग्लिश को पढ़िएगा। और अगर आप मान लीजिए हिंदी में पेपर देने वाले हैं तो आप कोशिश कीजिएगा उस दौरान क्वांट या फिर रीजनिंग में से कुछ एक पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 2 घंटा स्टडी करना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे क्या 2 घंटे करने वाले हैं। उसके बाद कोशिश कीजिएगा, जो आपने ये चीज़ निपटा ली है, उसके बाद ना एक चीज़ ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। एक सेशन होता है यहाँ पे, हम लोग के चैनल पे विशाल सर करवाते हैं, द हिंदू का एडिटोरियल सेशन। आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो द हिंदू का एडिटोरियल सेशन जो है वो ज़रूर देखा कीजिए। एडिटोरियल सेशन देखने का एक फ़ायदा होता है कि आपके अंदर से अंग्रेज़ी का डर खत्म होता है, बहुत सारे वोकैबलरी याद होती है, और सबसे बड़ी बात कि आप एग्जाम की प्रिपरेशंस कंटिन्यूअस करते चले जाते हैं। तो द हिंदू एडिटोरियल आप जरूर देखिए, जब भी होता है एक बार, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो चौथा पॉइंट, एक यहाँ पर मॉक टेस्ट दे दीजिए। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आप यहाँ पे कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा मॉक टेस्ट की कहानी कुछ ऐसी है कि आपको मॉक टेस्ट एक देना है। अब आप शुरुआत में प्रीलिम्स का दीजिए, ठीक है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बात करूंगा कि प्रीलिम्स का देना है कि मेंस का देना है, तो शुरू में आप प्रीलिम्स दीजिए, ठीक है। मॉक टेस्ट देने के बाद ये आप 4 चीजें मैंडेटरी आपको करनी है। उसके बाद फिर बाकी दिन जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना टाइम टेबल कैसा बनाते हैं।
ये मैं सेल्फ लिख दिया क्योंकि देखो हर एक बच्चे का अपना अपना एक रूटीन होता है। वो लाइब्रेरी में जाएगा, घर पे जाएगा, क्लास देखेगा, वॉट जो भी कोर्स परचेज किया तो कोर्स की वीडियो देखेगा। तो जिस तरीके से आप यहाँ पे करते हैं वो करिएगा। एक छोटी चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, आपको ध्यान रखना है। वो छोटी चीज़ ये है कि आपके डेली के टारगेट में कम से कम 2 डीआई के क्वेश्चंस लगाने हैं आपको। ये रूटीन है। प्लस 10, 10 तो नहीं बोलूंगा मैं, 5 पजल आपको लगानी। ठीक है, पजल कहाँ से लगाएं आप? या तो कोई बुक रखें तो उसको प्रेफर कीजिए, या तो गूगल से प्रेफर कीजिए, है ना। तो वहां से भी आपको फायदा मिल जाएगा। तो 2 डीआई और 5 पजल, ये आपको डेली अपने रूटीन में रखना है। मतलब आपका एग्जाम हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये रखना है। और तीसरी चीज करंट अफेयर्स, ये 3 चीजें आपको मैंडेट रखनी है। और एक चीज और मैं जोड़ दे रहा हूं, कौन सा? हिंदू एडिटोरियल। तो करंट अफेयर्स, द हिंदू एडिटोरियल, डीआई और पजल, ये चीज तो आपको रेगुलर करनी ही करनी है। बाकी उसके बाद जो भी आपका अपना टाइम टेबल शेड्यूल करते हैं वो जरूर करिएगा। रात में सोने से पहले एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपने जो आज टाइम टेबल बनाया था उसका हर एक डेटा पूरा कर लिया। अगर हाँ तो रेडी हो जाओ, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। ठीक है, मॉक टेस्ट जो दीजिएगा, ध्यान रखना है, मॉक टेस्ट को देना ही नहीं, मॉक टेस्ट को प्रॉपर एनालाइज करना है। ठीक है, एनालाइज करना है भाई कि आपने जो मॉक टेस्ट दिया है उस मॉक टेस्ट के अंदर आपके मार्क्स कहाँ पे आए। मैंने मॉक टेस्ट के ऊपर एक बात कही थी बेटा, बहुत भारी मिस्टेक होती है कि मॉक टेस्ट को रैंडम देते हैं। अरे दे दिया, फेल हो गया कोई बात नहीं, पास हो गया कोई बात नहीं। मॉक टेस्ट इस तरीके से दीजिए कि आपकी जिंदगी का ये अंतिम एग्जाम, अंतिम अटेम्प्ट है और यही आप दे रहे हैं। अगर यहां से फेल हुए तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन नहीं बचेगा। इस तरीके से मॉक दोगे तो आपको फील आएगा कि हाँ एग्जाम वाली फीलिंग। और अगर वहां पे आप फेल होते हैं उस मॉक टेस्ट में तो उस चीज को अफसोस जताइए कि आपने कहाँ गलती करी। उसको प्रॉपर एनालाइज कीजिए कि आपके कहाँ गलती हो रही है। क्या जो टॉपिक कोई है, जिस टॉपिक में आपके क्वेश्चन गलत किए उस क्वेश्चन को देखिए। अगर आपने कोई सिली मिस्टेक करी है तो ठीक है, आप उसको सुधारिए। आपको लग रहा है कि वो टॉपिक में ही आपको गड़बड़ लग रहा है तो उस टॉपिक को फिर से बैठ के पढ़िए। चाहे यूट्यूब वीडियो से पढ़िए, हमारी क्लास से पढ़िए, जहां से पढ़ मन हो पढ़िए, लेकिन उसको फिनिश कीजिए। ध्यान रखना कंसेप्ट क्लियरेंस बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अच्छा ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो डे टू डे आपको टारगेट डिसाइड करना है, ये 3 महीने आपको करना ही पड़ेगा। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। आप हफ्ते की बात अगर मैं करूंगा, अगर मैं वीक को लेके चलूंगा बेटा, तो वीक में जो मैं करता था जब मैं स्टूडेंट था, तो मैं अपना डे टू डे टाइम टेबल बनाता था। कई लोग क्या करते थे कि इकट्ठा टाइम टेबल बना दिया, उसी को रोज रोज एक ही रूटीन फॉलो कर रहे हैं, बड़ा बोरिंग होता है। आप हर दिन कुछ नया ट्राई कर सकते हैं, तो आप डेली बेसिस पे टाइम टेबल बनाइए। लेकिन मैं क्या करता था, ये जो चीजें मैंने आपको बताई ना, डीआई पजल, करंट अफेयर्स और द हिंदू, ये तो मेरा फिक्स था, ये रोज मुझे करना ही है। टाइम हो ऊपर नीचे हो सकता था कि करंट अफेयर्स मैंने हो सकता है शाम में कर लिया, रात में कर लिया, लेकिन मैं करता था। तो ये 4 चीजें मेरे लाइफ में थी जिस कारण मैंने एक साल में 9 एग्जाम तक क्लियर करे। आप भी कर सकते हैं, आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज बहुत आसान हो जाएगी, तो इसको फॉलो करना। बाकी जो है आप अपना टाइम टेबल अपने टाइम के हिसाब से एडजस्ट करना, लेकिन टाइम टेबल डेली बेसिस पे पूरा करना। और ये नहीं कि शुरू के 2 दिन जोश जोश में कर लिए, उसके बाद जयराम जी की। और ये होता है अक्सर स्टूडेंट्स में, होता है कि शुरू शुरू में तो कहेंगे भाई साहब हमें एकदम पूरा पन्ना पलट देंगे सर, दुनिया पलट देंगे, आग लगा देंगे। लेकिन ये आग मात्र 5 दिन लगती है, उसके बाद भाई साहब आग का अब ही नहीं बचता है। तो ये याद रखना, कंसिस्टेंसी इज अ की ऑफ की। कहते हैं एक दीवार पे एक बड़ा सा हथौड़ा मारोगे, जरूरी नहीं कि वो दीवार टूट जाए, लेकिन आप उस हथौड़े से थोड़ा थोड़ा करके दीवार को मारते रहोगे, एक दिन आएगा हथौड़ा आपका दीवार तोड़ के आगे निकल जाएगा। तो कंसिस्टेंसी आपको रखनी बेटा, कंसिस्टेंट रहोगे तो ही रिजल्ट आएगा। एक दिन में जिम जाने से बॉडी नहीं बनती, आप रेगुलर रहो, रेगुलर एक्सरसाइज करो, रिजल्ट आपको एक दिन मिलता है। जब रिजल्ट में आने वाला टाइम होता है तो अक्सर बच्चे भाग जाते हैं, जब उनको पता ही नहीं होता कि रिजल्ट इसके बाद है। समझ में आई बात? तो ध्यान रखना। अक्सर इसमें एक बड़ी अच्छी सी बात याद रही मुझे कि यहाँ पे एक दीवार है, बड़ी सी दीवार है, और यहाँ पे एक इंसान है, वो हथौड़ा लेके दीवार को मार रहा, दीवार टूट रही, मार रहा, दीवार टूट रही, मार रहा, दीवार, करते करते 2-3 दिन बीत गए। दीवार की अंतिम लेयर तक वो आ चुका था। अब वो फ्रस्ट्रेट हो गया था कि यार ये दीवार टूटेगी ही नहीं। और क्या किया, यहाँ से इतनी मेहनत करके यहाँ तक गया, फिर उसको छोड़ दिया, अरे नहीं करना, छोड़ो हटाओ। सोचो अगर एक हथौड़ा और मारता तो शायद उसका दीवार टूट के आगे निकल जाती। तो आप वो एक हथौड़े के टाइम तक आते आते भाग जाते हो, क्या पता उसके बाद आपका सिलेक्शन लिखा हो। तो आप यहां से याद रखना, कंसिस्टेंट रहना सीखो, सबसे जरूरी। ठीक है, अब देखो वीक की बात करता हूं। तो वीक में जो मॉक टेस्ट आपको लगाना है साथियों, मॉक टेस्ट की कहानी क्या है? देखो आप में से 2 तरह के स्टूडेंट होंगे यहाँ पे। एक वो होंगे जो बिगिनर होंगे। जो बच्चे बिगिनर हैं, सबसे पहले तो आपको मैंने बताया सिलेबस फिनिश करो, जल्दी से उसको खत्म करो। उसके बाद वीक में जो बिगिनर है बच्चों, ध्यान रखिएगा, आपको पूरे के पूरे 6 दिन, 6 डेज आपको एक मॉक ले लगाना है प्रीलिम्स का। एक मॉक लगाना है किसका बच्चों? प्रीलिम्स का मॉक लगाना है। ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स का मॉक लगाना है एक दिन।
ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। आप में से जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं या मुझे जानते हैं या जिनकी तैयारी अच्छी है, वो लोग अब ध्यान से सुनना, आपके लिए बहुत जरूरी चीज बताने वाला हूं कि 6 days 1 मॉक प्री का लगाएंगे वो जो बिगिनर है, जिनका स्टैंडर्ड अच्छा है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आप लोग क्या करेंगे कि हफ्ते में 2 दिन आप लगाएंगे प्रीलिम्स का मॉक। 2 मत करो, शुरू में 3 दिन कर लो। 3 दिन प्री का मॉक लगाओगे और 3 दिन जो लगाओगे वो आप लगाओगे मेंस का मॉक। ठीक है, ध्यान रखना। और मेंस का जो मॉक लगाओगे, आपने ध्यान रखने वाली बात होगी, उसमें करंट अफेयर्स को इंक्लूड मत करना। कर सकते हो क्योंकि मॉक तो अपडेटेड होके आते हैं ना, तो करंट अफेयर्स को भी इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, करंट अफेयर्स को भी इंक्लूड कर लेना। तो 3 दिन आपका मेंस का मॉक देना है आपको। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये कैसे करना है आपको, ये करना है ऑल्टरनेट। एक दिन प्री का दिया, फिर मेंस का, फिर प्री, फिर मेंस, फिर प्री और फिर मेंस। और ध्यान रखना, जिस दिन आप प्री में दोगे, इसमें एक चीज समझना ध्यान से, अगर आपने प्री का दिया, ध्यान से सुनिएगा, प्री का आपने मॉक दिया है और आपने आज डिसाइड कर लिया कि आज जो है, अपने से डिसाइड कर लो कि आज जो है पीओ का मान लो आप मॉक दे रहे हो, तो आपने डिसाइड कर लिया कि पीओ का मॉक जो है उसके हिसाब से आज का कट ऑफ है। आप डिसाइड करना कि आज का कट ऑफ कितना है, तो आप डिसाइड कर लो आज का कट ऑफ है मान लो 60 नंबर। तो प्रीलिम्स में अगर 60 नंबर आपके आते हैं तो ही आप मेंस अगले दिन दोगे। समझ रहे हो, प्री निकालने के बाद तभी तो मेंस आएगा। तो अगर आप प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर करते हो तभी आप मेंस का मॉक देना। अगर प्रीलिम्स में कट ऑफ क्लियर नहीं होता है तो अगले दिन फिर से प्रीलिम्स दोगे। और आप ध्यान रखने वाली बात, इसको कोशिश करना कि हो सकता है शुरू के दिनों में आपका प्रीलिम्स अगर आपके हिसाब से एक्सपेक्टेड स्कोर ना आए तो मेंस को मत टच करना। हो सकता है एक हफ्ते ऐसा हो, अगले हफ्ते से इस रिदम को बनाना, ताकि तुम्हारे दिमाग में टेंशन रहे कि नहीं मुझे प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तभी मैं मेंस को टच कर पाऊंगा। तो ये एक स्ट्रेटजी मैं जो अपनाता था मेरे टाइम पे, वो मैं करता था, जिसका मुझे बहुत फायदा मिला है बच्चों। क्योंकि मेरे दिमाग में इस पर रहता था कि प्रीलिम्स को भी मुझे उतना ही सीरियस लेना है, तभी मैं मेंस तक आऊंगा और मेंस ही मुझे देना है एक्चुअली में। तो उसके लिए प्रीलिम्स क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो प्रीलिम्स के लिए मैथ्स और रीजनिंग जो है उनकी जान लगा दो और कट ऑफ आप खुद से डिसाइड करो। और मैं सजेशन दूंगा कि एक काम कर लेना, पिछले 5 साल का कट ऑफ निकाल लेना, 5 ईयर का कट ऑफ निकाल लेना। जो बिगिनर है वो भी ध्यान सुनना, 5 साल का प्रीलिम्स का कट ऑफ निकाल लेना। 5 साल का जब प्रीलिम्स का कट ऑफ हम निकाल लेते हो तो उसके बाद फिर आप डिसाइड कर लेना कि आज जो है वो 2000 मान लो 20 का कट ऑफ आपने रख लिया, फिर उसके बाद 2021 का कट ऑफ रख लिया। समझ में आई बात। और सिमिलर चीज आप मेंस के लिए करोगे, फिर आप मेंस के लिए करोगे और मेंस का कट ऑफ आपका डिसाइड करना, वो भी पिछले 5 साल का कट ऑफ निकालना। और उसमें भी सेक्शनल कट ऑफ अगर है तो सेक्शनल कट ऑफ भी निकालना। जैसे एग्जाम होता है वैसे आप अपने आप का कट ऑफ निकालना और वही स्कोर लाने की कोशिश करना। तो थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आपको टेंशन भी होगी कि हाँ यार मॉक में मेरे नंबर ऐसे लेके आने। और मैं फिर से बताऊंगा, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, आपके सारे के सारे टॉपिक क्लियर हैं, तभी मॉक देना। बिना टॉपिक क्लियर किए मॉक दोगे तो फिर आप कंफ्यूज होगे, बहुत बड़ी टेंशन में आ जाओगे। समझ में आई बात। देखो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको सब पता है, सबको पता है कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कैसे क्लासेस अटेंड करनी, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं पता होता। एग्जीक्यूशन नहीं कर पाओगे तो चीजें नहीं बनेगी। तो सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बताई है वो ये है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, इस चीज को मिस मत करना। आपको मॉक इस तरीके से देना है, ठीक है। और हर मॉक का स्कोर आप लिखेंगे डेट डाल के कि आज इस तारीख को इस मैंने आरआरबी पीओ का मॉक दिया, मेरे स्कोर इतने आए, मेरा कट ऑफ मैंने ये डिसाइड करा था, उसमें मेरे इतने नंबर आए। ज्यादा है तो अच्छी बात है, कम आए तो थोड़ा ध्यान देना कि कम क्यों आए। तो अगली बार फिर से आप प्रीलिम्स दोगे, पास होगे तभी मेंस देना पड़ेगा। और उसके लिए आपके पास, आप खुद को चैलेंज करो तभी मजा आएगा। समझ में आई बात। चलिए, और जैसे मान लो जो बच्चे बिगिनर है या इंटरमीडिएट हैं, तो आप कोशिश करिएगा कि आप सभी इस अगले 2-3 हफ्ते प्रीलिम्स दीजिए, उसके बाद प्रीलिम्स के साथ मॉक वाला ये वाला पैटर्न अप्लाई करेंगे, आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आई विश आपको ये कहानी समझ में आ गई हो, क्या करना है कैसे करना है। अब जरूरी चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पे 2 चीजों को इग्नोर नहीं करना है। एक होता है हमारा हिंदी वाला पोर्शन, अगर आप आरआरबी के लिए सीरियस हैं, अगर आपको हिंदी देना है, और एक कंप्यूटर। देखो इनको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, ये आपके बहुत योगदान देंगे किसमें, आपके फाइनल सिलेक्शन में। तो कंप्यूटर आप संडे बैठो और कम से कम 2 से 3 घंटे दो और कंप्यूटर खत्म कर दो। कंप्यूटर के लिए ज्यादा टाइम देना नहीं, 2 से 3 घंटे आप चाहो तो 1-1 घंटे का 3 स्लॉट ले लो, या इकट्ठा 3 घंटा ले लो, या इकट्ठा 2 घंटा ले लो, आपके ऊपर। संडेज में बैठ के खत्म करना, जिस दिन कोई क्लास ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, आप उस दिन खत्म करो कंप्यूटर को। कंप्यूटर की बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएंगे, आप वहां से उठाइए, कोई क्लास वास है तो वहां से देख लीजिए, आपका काम यहाँ पे बन जाएगा। हिंदी के लिए भी वही चीज करना है, हिंदी का सिर्फ आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। हिंदी में कुछ अलग से पढ़ना नहीं होता बेटा, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना होता है। तो आप आरआरबी का जो मॉक टेस्ट लगाएंगे उसमें प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा।
समझ में आई बात? तो ओवरऑल कंसिस्टेंसी आपको अपनानी है। उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, उम्मीद है कि आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा। और ध्यान रखना, शाम को 4 बजे शांतनु सर की क्लास आपको मिलती है यूट्यूब पे, और ये क्लास आप अटेंड कर लोगे तो रीजनिंग अलग से नहीं पढ़ना है, मैं बहुत तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ। और ये ऐसी क्लास है जिसमें आपको रीजनिंग सच में अलग से नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको मॉक देना है। ठीक है, तो क्लास भी देखो। और ये जो मैंने टाइम टेबल बताया, ये जो स्ट्रेटजी बताई है, ध्यान रखना, पढ़ाई सब कर रहे होंगे लेकिन स्मार्टली जो पढ़ेगा वही सिलेक्शन ले पाएगा। और ये आप कर सकते हो, आपसे बेस्ट कुछ नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। कोई किताब उताब खरीदने के टेंशन में मत पड़ना कि किताब कौन सी ले लें, ये कौन सी लेना, कुछ नहीं, जितना बताया उतना फॉलो करो। किताब के पैसे से आप मॉक टेस्ट खरीदो, कहीं का कोई भी मॉक टेस्ट खरीद लो, कहीं से भी खरीद रहे हो, समझ में आई बात? उसी पैसे में मिल जाएगा और आपका काम चल जाएगा। और रेगुलर क्लास अटेंड करो, रेगुलर टाइम टेबल बनाओ और उसको फॉलो करो। ठीक है, जब तक फॉलो ना हो आगे मत बढ़ना। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। और अगर कुछ डाउट हो कमेंट में, अगर आप चाहें पूछना तो पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ और स्पेशल लेके, तब तक पढ़ते रहिए क्योंकि इस बार सिलेक्शन आपको ही देना है। थैंक यू एंड जय हिंद।